नमस्कार मित्रों, दोस्तों, सभी साथियों। आज फिर हिस्ट्री का वीडियो बनने जा रहा है। आज वीडियो 5 है जिसमें हम लोग आज गुलाम वंश स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था, तो आज गुलाम वंश स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 से आरंभ होता है और 1526 के बीच तक रहता है। तो आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक से होता है और अंत इब्राहिम लोदी से होता है। तो दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश हैं, जिसमें पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और अंतिम 5वां जो है वो लोदी वंश है। तो हम लोग गुलाम वंश आज शुरू करने जा रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। जैसा कि पिछले वीडियो में थोड़ा सा चर्चा हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गोरी का दास था और इस वजह से ही जो 7-8 शासक हुए गुलाम वंश में, उन सबों को दास शासक कहा गया है। इस गुलाम वंश में जो हम लोग शासक पढ़ेंगे उसको हम लोग लिख लेंगे, लेकिन शुरू करने के पहले, जैसा कि पर डे एक आज फिर मोटिवेशनल स्पीच सामने लिखा हुआ है, अच्छी किताबें और अच्छे लोग। देखिए कितना अच्छा बात लिखा है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। किताब तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या इंसान को भी पढ़ा जा सकता है? जी हाँ। तो इंसान को भी पढ़ना पड़ता है उसके साथ रह करके। तो आज फिर हम लोग अब स्पीच के बाद अपना स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी कहेंगे, स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश जो है, जैसा कि अभी जस्ट मैंने पात्र परिचय में बताया था कि गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है। दिल्ली सल्तनत, जिसको हम लोग चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक? 1206 से 1526 तक। 1206 से 1526 ईस्वी तक यही दिल्ली सल्तनत का काल है, जिसमें पहला जो वंश हम लोग पढ़ रहे हैं ये है गुलाम वंश। गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उनसे ये डायनेस्टी की शुरुआत होती है, इसलिए हम लोग इसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। जैसा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कल कुछ पढ़े थे हम लोग, ये गौरी के साथ जब आया था तो इसमें ने पंजाब के बाद, जब पंजाब में गजनवी वंश को समाप्त किया था गौरी, तो इसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक मेरठ और दिल्ली पे चढ़ाई किया था। वो जस्ट हम फिगर आपको दिखाएंगे अभी जस्ट। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी कुछ कुछ काम किया है, जिसमें कि 2.5 दिन का झोपड़ा, एक अजमेर में, राजस्थान में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, कुब्बत उल इस्लाम जो इसका मस्जिद है दिल्ली में, वो भी पूछा जाता है। वो सब कल का वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो स्लेव डायनेस्टी का सबसे पहला जो हम लोग गुलाम वंश पढ़ने जा रहे हैं, तो गुलाम वंश के कुछ शासक का नाम हम लोग पहले यहाँ पे पात्र परिचय में लिख लेते हैं। तो जो गुलाम वंश का शासक वो कौन कौन सा शासक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखना चाहेंगे। शासक, गुलाम वंश के शासक। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये पहला शासक। दूसरा आराम शाह।
आराम शाह। तीसरा इल्तुतमिश। और चौथा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और फिर इन चारों के बाद रजिया सुल्तान आती है। इन चारों के बाद रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कहा जाता है कि पूरे सल्तनत काल में महिला शासिका केवल रजिया सुल्तान ही है। ठीक है, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे भी। अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जिसका नाम आप जानते हैं, टोपी सीकर अपना गुजर बसर करता था। एक ऐसा बादशाह हुआ है जो टोपी सीकर अपना गुजर बसर करता था, नासरुद्दीन महमूद। और लास्ट में बलबन। तो ये जो हम लोग गुलाम वंश के शासक देखे, ये जो 8 गुलाम वंश के शासक हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे इन सबों का अपना कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कार्य रहा है, जिसमें 3-4 लोगों का तो बहुत खास कार्य रहा है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया, है ना, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, अपना शासन ये लाहौर से चलाता था। फिर इसके बाद हम लोग इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे। जो कुछ कुतुब मीनार का अवशेष रह गया था उसको फिर बनवाया है। फिर हालांकि बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उसको 4थी मंजिल के बाद बनवाया था, वो फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिर रजिया सुल्तान हालांकि बहुत लंबे समय तक नहीं वो शासिका रह पाई, लेकिन उसके बारे में फिर पढ़ेंगे। और फिर बलबन के बारे में विशेष रूप से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो का पात्र परिचय। अब हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहला हम लोग देखने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के समय में जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में इसका शासन कितने बड़े क्षेत्रों पर रहा है उसको हम लोग देखेंगे। ये देखिए आप, गुलाम वंश का टाइम टेन्यूर लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। अब इसमें हम लोग जो देखेंगे, देखिए ये जो पिंक कलर आपको दिख रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी, इसको हिंदी में बोलते हैं गुलाम वंश। और ये टेन्यूर भी लिखा गया है यहाँ पे देखिए 1206 से 1290 के बीच में स्लेव डायनेस्टी जो रहा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो पिंक कलर से यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी क्षेत्र में इनका साम्राज्य रहा है। जैसा कि आप देखें यहाँ पे इंडस, ये मंगोल, ये सब मंगोल के द्वारा आक्रमण जो हुआ था, तो ये लोग मंगोल यहाँ तक पहुंचे। अभी आप देख रहे हैं इंडस, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, ये पंचनद पंजाब वाला क्षेत्र है। तो मोहम्मद गोरी के बारे में कल हम लोग पढ़े हैं कि पंजाब वाला क्षेत्रों में महमूद गजनवी के जो भी वंशज थे उनको समाप्त करने के बाद ये लोग एंट्री किए। तो देखिए ये पंजाब का क्षेत्र है, तो थोड़ा सा उत्तर बढ़ के फिर ये पूरब और दक्षिण की ओर बढ़ करके यहाँ तक ये साम्राज्य स्थापित किए थे। ठीक है, इस फिगर से आप देख पा रहे हैं।
हम लोग फिर दक्कन देखेंगे तो गुलाम वंश में ये दक्कन क्षेत्र में इनका प्रभाव नहीं था, ये दक्कन भारत हुआ, दक्षिण भारत हुआ। जैसा कि पहले का भी वीडियो में आपको बताया गया है कि दक्कन मीन्स दक्षिण होता है, ठीक है। तो इधर में इनका दक्षिण भारत में इनका प्रभाव नहीं था। आप गौर कर सकते हैं कि ये पंचनद पंजाब प्रदेश, आगे फिर आप बढ़ते हैं गंगा यमुना का द्वाब प्रदेश तक, और फिर ये बंगाल की खाड़ी तक इनका साम्राज्य था। जैसा कि आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति बख्तियार खिलजी भी था, जिसने बिहार में बख्तियारपुर शहर की स्थापना किया है। इवन की कहा जाता है उनके बारे में कि नालंदा का जो खंडर है आज, उनके द्वारा ही उसको जलाया गया, तब वो खंडर में तब्दील हो गया। तो इन लोगों का साम्राज्य इन क्षेत्रों में स्थापित हुआ था, सैनिक कार्रवाई किया गया था, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को इसे अधिक से अधिक पढ़ने का मौका दीजिए। चूंकि हिस्ट्री को मैं हिस्ट्री की तरह नहीं बल्कि ज्योग्राफी की तरह पढ़ा रहा हूँ। टोटल डायनेस्टीज को इसी तरह मैप पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग है, ये तो पहले ही जानते हैं कि हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन इसको मैप पर उतार करके पढ़ाया जा रहा है जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है आपको। आप जानते हैं कि जो भी आक्रमण हुए, इस फिगर के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, जैसा कि कल आपको समझा दिया गया था, इधर पश्चिम से ही आक्रमण हुआ था। नीचे वाला क्षेत्र से, जैसा कि आज फिर गुजरात आप देख रहे हैं, नीचे वाला क्षेत्र से जो है वो मकरान तट के थ्रू एक आक्रमण होता है, और फिर बाद में जो गोरी का आक्रमण होता है ऊपर से होता है, ठीक है, गोमल और खैबर दर्रे के तरफ से होता है, जिससे कि ये पंजाब वाला क्षेत्रों पे उसका आक्रमण होता है। उसी में आता है ये उसी में आ जाता है यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, और हम लोग पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से ही। कुतुबुद्दीन ऐबक जो बहुत कम समय तक शासन किया, किस रूप में? डायनेस्टीज के रूलर के रूप में। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं लिया था, लेकिन जब ये मात्र 4 वर्षों तक ही शासन कर पाया, ठीक है। ये काम किसका करता था, किसका स्लेव था, किसका गुलाम था? तो ये गोरी का गुलाम था। चलिए देखते हैं 1206 से 1210 ईस्वी तक। ऐबक को भारत में तुर्की राज एवं गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश का ये संस्थापक है। चलिए आगे देखते हैं। ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 ईस्वी में हुआ था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर में। लाहौर कहाँ है? तो पाकिस्तान के क्षेत्र में आज वर्तमान में, ठीक है। उस समय तो पाकिस्तान कोई राज्य या कोई देश या कोई प्रांत था ही नहीं, ठीक है। पंजाब का क्षेत्र में लाहौर है, बस ये आप जाने। पंजाब मीन्स पंचनद, 5 नदियों का प्रदेश को पंजाब कहते हैं, जो कि आज भारत में भी और पाकिस्तान में उसी क्षेत्र में लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। 1208 ईस्वी में गोरी के भतीजे इसे दासमुक्त कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लिखा गया है, ठीक है। गोरी का भतीजा इसको दासमुक्त कर देता है, ठीक है। दास मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान कर दी। अपने तरफ से वो सुल्तान की उपाधि इसको प्रदान कर दिया। इसने किसी भी प्रकार के सिक्के नहीं चलवाए। एक इंपॉर्टेंट है कि इसने किसी भी प्रकार का सिक्का नहीं चलवाया, बहुत इंपॉर्टेंट। यह लाखों में दान दिया करता था, ठीक है। स्लेव था लेकिन दानी था ये, दान, इसीलिए इसे कहा क्या कहा गया है? तो लाख बक्स कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, लाख बक्स, ठीक है। इसे हम लोग लाख बक्स के नाम से जानते हैं। और ऐबक के 2 दरबारी एग्जाम में पूछता है, हसन निजामी और फख्र ए मुदब्बिर, ठीक है, मुदब्बिर, ये दोनों इंपॉर्टेंट। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े, क्या पढ़े? ऐबक लाख बक्स कहा गया, सिक्के नहीं चलवाए, लाहौर से शासन किया। 2 इनके जो दरबारी थे, हसन निजामी और फख्र ए मुदब्बिर, इतना, ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी तक याद रखेंगे। फिर आगे इनके द्वारा कुछ कार्य किए गए हैं, उनको भी याद रखना है। कहते हैं बिहार में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, जैसा कि अभी बताया है, नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था कुमार गुप्ता पीरियड में, बहुत पहले का, 4वीं-5वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो इस विश्वविद्यालय को जो बनाया था, तो इसको जो है ऐबक का सेना नायक देके बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था, ठीक है। क्या किया? इसको ध्वस्त कर दिया या नष्ट कर दिया। ये भी एग्जाम में आता है, बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहते हैं ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़ा से, जिसको हम लोग पोलो कहते हैं आज के डेट में, एक प्रकार का खेल है, तो घोड़ा से ये गिर गया। घोड़े से गिरने की वजह से इसकी मौत हो जाती है, ठीक है।
तो चौगान खेलते समय इसकी मौत 1210 ईस्वी में, और इसे कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। अर्थात इसका टॉम्ब, इसका मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा लाहौर में है, जो कि आज पाकिस्तान में है। चलिए, तो हम लोग अभी तक क्या जाने? ऐबक गुलाम बख्श का पहला शासक लाख बख्श कहा जाता है। लाहौर से इसने अपने शासन को चलाया, और हसन निजामी और मुदब्बिर इनके दो दरबारी थे। प्लस चौगान खेलते समय ये गिर गए। एक सेना नायक इसका बख्तियार खिलजी भी था, और भी सेना नायक थे जिसमें बख्तियार खिलजी भी था, जो बिहार की ओर चढ़ाई किया था, सैनिक कार्रवाई किया था। आगे ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से, देखिए ये याद रखेंगे किनके नाम से? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार का निर्माण आज भी आप देखते हैं। यदि दिल्ली आप घूमने जाते हैं तो कुतुब मीनार हम लोग घूमते ही हैं, ठीक है। तो कुतुब मीनार बनवाया जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार को पूरा किया, ठीक है। ऐबक की मृत्यु के बाद उसके सरदारों ने उसके पुत्र आराम शाह को 1210 में जब मृत्यु हो जाती है, तो जो भी ऐबक के साथ रह रहे थे सरदार लोग, उन्होंने आराम शाह को गद्दी पे बैठाया, ठीक है। आराम शाह गुलाम वंश के शासक बने। लेकिन ऐसा इल्तुतमिश, जो कि ऐबक का दामाद थे, उनको ये पसंद नहीं आया। ऐबक की मृत्यु के बाद सरदारों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठाया। इल्तुतमिश ने इसे गद्दी से हटाकर खुद सिंहासन पर अधिकार कर लिया, ठीक है। खुद सिंहासन पे ये बैठ गए। देखिए यहाँ पे ये इल्तुतमिश को दिखाइए, मोहम्मद बिन तुगलक को यहाँ पे दिखाया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक देखिए यहाँ लिखा गया। और इन्होंने जो कुतुब मीनार बनवाया है दिल्ली में, देखिए कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ठीक है। जहां कहीं से भी फिगर मिलता है हम फिगर लगाने का कोशिश किए हैं। तो कुतुबुद्दीन के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण बनाया गया है, वो चीज आपको फिगर में यहाँ दिखाया गया है। आगे देखते हैं फिर हम लोग। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश। ऐबक गुलाम वंश या ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। जैसा कि अभी बताया गया था आपको कि कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश दामाद भी थे और गुलाम भी थे, गुलाम और दामाद दोनों। ऐबक ने इल्तुतमिश को अनिहलवाड़ा के युद्ध के दौरान खरीदा था। इतिहास में एक अनिहलवाड़ा युद्ध हुआ है जिसमें इल्तुतमिश को खरीदा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इल्तुतमिश ससमी वंश का था, जो एक इलवारी तुर्क था। देखिए तुर्क हैं ये लोग, और गोरी भी तुर्क था, ठीक है। इल्तुतमिश सुल्तान की पदवी को गोर शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त किया था, ठीक है। खलीफा से, ये सुल्तान की पदवी खलीफा से लिया था। जबकि ऐबक के बारे में हम लोग क्या देखे? गौरी का भतीजा उसको सुल्तान की उपाधि दे दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखें। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, यानी कहां से? लाहौर से हटाकर कहां ले आया? दिल्ली ले आया, ठीक है। और अपने नाम के सिक्के चलवाए, और इसने सिक्के वही आप जानते हैं, चांदी और तांबे के, टंका और जीतल, है ना। चलिए, तांबे का जीतल हुआ और चांदी का टंका हुआ, ठीक है। इस तरह का सिक्का हम ऐसे फिगर लगाए हैं, आपको दिखाते हैं, है ना। कहता है कि दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, सिक्के भी चलवाए। इसने 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्कान ए चिहालगानी, 40 सरदार, जैसे कि अभी आप देखे थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जब मृत्यु होता है तो उसके कुछ सरदार थे, सरदारों ने आराम शाह को बनाया था बादशाह, लेकिन इल्तुतमिश ने अपने साला को हटा दिया, तो उसमें से जो सरदार थे उन सरदारों का गठन करके तुर्कान ए चिहलगानी बनाया था। कौन? इल्तुतमिश, ठीक है। आगे देखते हैं। इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमण नहीं हुए, भी आई। इस बार का बिहार लोक सेवा आयोग में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट। 1226 इसमें बंगाल को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया। जैसा कि अभी आपको फिगर ऊपर में दिखाया गया था कि पूरब की ओर बढ़ता चला गया, तो 1226 में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था बंगाल को। जैसा कि अभी 2 दिन पहले बंगाल का चुनाव संपन्न हुआ है, ममता बनर्जी वहां की फिर से
मेंबर चुन ली गई हैं और सीएम बनेंगी, है ना, सर्वसम्मति से उनको चुना गया। आगे देखिए, मिलाया तथा इसे एकता या सूबा का दर्जा प्रदान किया। देखिए कुछ स्टूडेंट्स लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझते हैं कि एकता क्या है, सूबा क्या है। तो एकता या सूबा को प्रांत कह लीजिए। जैसे बिहार भी क्या है, एक प्रांत है, राज्य है, एक सूबा है। तो उस समय सल्तनत काल में जिस क्षेत्र में सैनिक कार्रवाई हुआ सुल्तानों के द्वारा, उस क्षेत्र को जीत लिया गया और वहां पे शासन खुद नहीं करके वहां का एक शासक को, जो सुल्तान का अधिपत्य में रहेगा, उसको बना दिया जाता था वहां का शासक। ठीक है, तो वही है, एकता का दर्जा प्रदान किया या सूबा का। एकता व्यवस्था का प्रचलन किसने किया? तो आंसर होगा इल्तुतमिश। एकता व्यवस्था को किसने चलाया? तो आंसर होगा इल्तुतमिश। इंपॉर्टेंट, VVI आर, जैसा कि पहले बताया गया कि आर मींस VVI हो गया, है ना, रिवीजन करना आपको। तो एकता प्रथा का प्रचलन किसने? इल्तुतमिश ने किया। कब? 1226 में बंगाल जीतने के साथ ही। ठीक है, ओके। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें बहुत बार कहना उचित नहीं लगता है, आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग से कोई फी नहीं, फी के रूप में आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, यही हमारा फी है। लाइक कीजिए, ये हमारा फी है। आप अच्छा से रिजल्ट दीजिए, यही हमारा फी है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए देखिए, फिर ऐबक की मृत्यु के समय 1210 की बात कर रहे हैं। इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। ये जो बदायूं है, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बदायूं उत्तर प्रदेश में, बदायूं का गवर्नर था। हालांकि इस एग्जाम में नहीं आएगा। कहते हैं इसने हौज ए सुल्तानी, हौज का मतलब यहाँ पे तालाब, हौज का मतलब तालाब। ठीक है, तो हौज ए सुल्तानी का निर्माण करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। तो इसमें शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलवाए, है ना, शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे, जिसमें तांबा और चांदी का टंका और तांबा का जीतल। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ फिगर से देख सकते हैं, इल्तुतमिश यही है, लिखा भी गया है। देखिए, इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहे हैं। और इनके द्वारा देखिए सिक्का यही है। देखिए सिक्का को हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। चांदी का टंका, यही है टंका, और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने ही चलाया था। VVI है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे इल्तुतमिश का जब डेथ होता है तो यहीं पे इनको दफनाया जाता है, दिल्ली में ही। ठीक है, इल्तुतमिश का ये टॉम्ब है। ठीक है, दिल्ली में ये टॉम्ब है। चलिए आगे देखते हैं। अब इल्तुतमिश के बाद हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान तो शासिका बनी, लेकिन इल्तुतमिश की डेथ होने के बाद डायरेक्ट रजिया सुल्तान नहीं बन करके, देखिए इनका भाई बना था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह बना था। अब रुकनुद्दीन फिरोज शाह बहुत समय तक रहा नहीं और बहुत अच्छा शासक नहीं रहा, तो उसके बारे में कोई ज्यादा विशेष जानकारी नहीं यहाँ पे उकेरा गया, क्योंकि वो एग्जाम नहीं पूछता है, इसीलिए। अब रजिया सुल्तान पे आता है, लेकिन रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश के बीच में रुकनुद्दीन फिरोज शाह रहा है शासक। चलिए देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। 1236 से 40, मात्र 4 वर्ष के लिए एकमात्र शासिका, पूरे 1206 से 1526 के बीच में, यानी दिल्ली सल्तनत में लेडी शासिका। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान को दिल्ली शासक मुख्य रूप से इतिहास में पढ़ने को मिलता है, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटाकर बनाया गया था। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसका मतलब बना था शासक। कहता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह अल्पकाल के लिए शाह तुर्कान के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। शाह तुर्कान के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। ठीक है, शाह तुर्कान इल्तुतमिश की दरबार में, या फिर उसकी एक तरह से पत्नी, मानिए पत्नी थी। दिल्ली सल्तनत में रजिया एकमात्र महिला शासिका बनी। ठीक है, रजिया एकमात्र महिला शासिका बनी। जैसा कि फिगर है, आपको फिगर फिर से दिखाया जा रहा है, ये फिगर को आप ठीक से देखिए, यही है रजिया सुल्तान। कहता है पिलर ऑफ वुमेन, क्वीन ऑफ द टाइम रजिया सुल्तान। ठीक है, उस समय इसका जो समय है, टेन्यूर है, 1236 नवंबर से 10 नवंबर से 14 अक्टूबर 1240 के बीच में ये रही है। और आगे दिल्ली सल्तनत में रजिया एकमात्र महिला शासिका बनी। इसने एतगीन को बदायूं का तथा अल्तुनिया को तबर हिंद, भटिंडा, तबर हिंद आज पंजाब का क्षेत्र,
भटिंडा का इख्तियार नियुक्त किया था। यानी कि उस क्षेत्र में रजिया सुल्तान के अंदर में जो क्षेत्र है, एक बदायूं का, एतगिन को और अल्तुनिया को, तबरहेंद का, और फिर बाद में इस अल्तुनिया से शादी भी हो जाता है। तो इन दोनों को अलग अलग क्षेत्रों में इख्तियार बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि इख्तियार आप समझ चुके हैं, बताया है कि किसी क्षेत्र में सैनिक कार्रवाई करने के बाद जो क्षेत्र को जीत लिया जाता था वो इसका इख्ता हो जाता था, दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का। और फिर उन क्षेत्रों में जिसको स्थापित किया जाता था एज ए दिल्ली शासक के अंतर्गत में, उनको हम लोग इख्तियार कहते थे। कहते हैं अंततः रजिया अल्तुनिया से शादी कर ली। इसकी हत्या कैथल के समीप 1240 ईस्वी में कर दी गई। कैथल हरियाणा वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसी क्षेत्र में इनकी हत्या 1240 में कर दी गई। दोनों का हत्या हो जाता है, अल्तुनिया का भी हो जाता है और रजिया सुल्तान का भी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद 3 शासकों में एक इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र, देखिए इनको बनाया जाता है, मुइजुद्दीन बहराम शाह एवं 2 पौत्र अलाउद्दीन मसूद शाह तथा नासिरुद्दीन महमूद। ये सब शासक बनने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसमें अलाउद्दीन मसूद शाह को बनाया जाता है 1242 से 46 के बीच में। यह फिरोज शाह का पुत्र था और इसके समय में समस्त शक्तियां नायब के पास थे। बलबन के समय में अमीर ए हाजिब का पद पर था। बलबन इस समय जो बलबन है अमीर ए हाजिब का पद पे था मसूद शाह के समय में, और अपनी शक्तियां बढ़ानी भी शुरू कर दी। पूछा जाता है कि बलबन रजिया सुल्तान के समय में क्या थी। ठीक है, तो ये बताया जाएगा आपको आगे चल करके। ठीक है, वो भी एग्जाम में आता है। चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पे बलबन इसके समय में अमीर ए हाजिब पद धारण करके अपनी शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर दिया था। बलबन 1240 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटा दिया तथा मसूद शाह की मृत्यु कारागार में हो गई। मसूद शाह का डेथ हो जाता है और इसके बाद हम लोग नासिरुद्दीन महमूद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि बलबन के दामाद भी हैं। ठीक है, 1246 से 1265, और जब इनका कार्यकाल समाप्त होता है तब आ जाते हैं बलबन। यह गुलाम वंश का 8वां शासक था। ठीक है, गुलाम वंश का ये 8वां शासक है। इसके काल में समस्त शक्तियां बलबन के हाथों में थी। बलबन अपनी बेटी का शादी नासिरुद्दीन महमूद से किया था। बादशाह 1249 ईस्वी में बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया। नायाब ए मामलिकात का पद देकर कानूनी अधिकार भी प्रदान कर दिया बलबन को। किसने? नासिरुद्दीन महमूद ने। और नासिरुद्दीन ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर, ये एग्जाम में पूछता है, VVI, गुलाम वंश का शासक जो टोपी सीकर अपना समय गुजारता था या फिर जीवन निर्वाह करता था, वो कौन था? आंसर होगा नासिरुद्दीन महमूद। बलबन अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से किया था। ठीक है, इसलिए बलबन ससुर हुए और इनके दामाद हो गए नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, यहां तक तो हम लोग पढ़े। अब हम लोग बलबन पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बलबन का पहले फिगर देख लीजिए, यही है बलबन, और बलबन का ये मकबरा है, ये भी दिल्ली में ही है। चलिए देखते हैं आगे। 1265 से 87 ईस्वी तक, 90 तक गुलाम वंश है, जिसमें 65 से 87 तक। इसके बाद फिर 2-3 छोटे छोटे शासक हुए जो कि 3 साल में खत्म हो गए। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन, और इतिहास में इसे इल्तुतमिश का गुलाम बताया गया है। ठीक है, इल्तुतमिश का ये भी गुलाम रहा है। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, हम लोग खिलजी में भी अलाउद्दीन के बारे में हम लोग जब सुनेंगे तो जो बलबन जिस महल से शासन करता था, लाल महल, उसी में अलाउद्दीन खिलजी भी अपना शासन वहीं से करता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यही बलबन है, आप देख लीजिए फिर से फिगर एक बार। और इसके बाद रजिया सुल्तान के समय बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था। देखिए अभी जैसा कि ऊपर बताया गया था, अमीर ए शिकार,
इंपॉर्टेंट, रजिया सुल्तान के समय अमीर ए शिकार के पद पर था और बहराम शाह के समय हुआ अमीर ए आखूर। अमीर ए आखुर का मतलब हुआ अश्वशाला का प्रधान। अश्वशाला यानी जहां पे घोड़ा रहता है। देखिए कितना छोटा स्तर पे ये कार्य शुरू किया गुलाम वंश में और कितने ऊपर तक चला गया, एक खुद शासक बन गया, आप सोच सकते हैं, है ना। अमीर ए आखुर के पद पर कब, बहराम शाह के समय, और फिर बाद में ये कहां तक चला जाता है आप देख लीजिए कि खुद दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में एक डायनेस्टी जो कि लगभग 20-25 वर्षों तक चलाता है। ये बलबन मंगोलों से दिल्ली को रक्षा करने में सफल रहा, इसका मतलब है काफी ताकतवर रहा है बलबन। अभी आप देखेंगे वाकई में बहुत ताकतवर है। बलबन ने राजत्व सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना की। इसके राजत्व की दो प्रमुख विशेषताएं थी। राजत्व यानी कि राज जो चलाते हैं उनका क्या है, देखिए पहला है, कहता है सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान होता है। कितना इंपॉर्टेंट है, यानी दिल्ली सल्तनत में बलबन का कहना है कि सुल्तान जो पद है वो ईश्वर के बाद का पद है, यानी धरती पे ईश्वर नहीं है तो धरती पे कौन है, जो जनता का शासन करता है वही उसके लिए ईश्वर है। लिखा गया सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान होता है। चलिए दूसरा है सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। देखिए आप यदि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे भी लिखा हुआ, एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपको मिलता है, चाणक्य बोला है कि जो शासक होना चाहिए, साम्राज्य का जो शासक होता है उसको निरंकुश होना चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रकार का उसको प्रलोभन नहीं। निरंकुश का तात्पर्य होता है वैसा जो सबों के लिए बराबर हो, वही निरंकुश है, उस पर किसी के द्वारा अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए, ऐसा शासन होना चाहिए। चलिए देखते हैं, बलबन ने 40 तुर्क सरदारों के गुट, जो कौन बनाया था, इल्तुतमिश बनाया था, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि गुट तुर्कान ए चिहलगानी का खात्मा करता है, अंत करता है। तुर्कान ए चिहलगानी किसने अंत किया, आंसर होगा बलबन, याद रखिएगा। बलबन ने राज दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरुआत करवाया है। क्योंकि सुल्तान ही क्या है, ईश्वर का प्रतिबिंब है, इसीलिए सिजदा पैबोस। अब सिजदा का मतलब वो भूमि पर लेट कर अभिवादन करना, ऐसे लेट जाएगा, और पैबोस का मतलब सुल्तान के पैर को या चरणों को चूमना, यानी पूरा लेट करके उसके पैर को चूमिए, यही हुआ सिजदा और पैबोस, ठीक है। किसने, तो बलबन ने। अच्छा से ये याद रखना है, आगे चलते हैं। इसने ईरानी त्योहार नौरोज, देखिए बहुत एग्जाम में पूछता है, ये तीनों चीज बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। सिजदा, पैबोस और नौरोज का प्रचलन किसने करवाया था, तो आंसर होगा बलबन। इसने लौह रक्त की नीति को अपनाया था, देख रहे हैं लौह रक्त, कितना बड़ा वर्ड है ये, है ना, यानी इनसे यदि कोई टकराता है तो किसी भी हद तक सुल्तान जा सकता है, ठीक है। बलबन ने एक पृथक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना भी किया था। दीवान ए अर्ज इंपॉर्टेंट है, कहता है बलबन ने जिले इलाही, ईश्वर का प्रतिबिंब, देखिए यही चीज है, की उपाधि धारण किया था, है ना, अपने आप को ईश्वर का दूत ही मानता था कि पृथ्वी पर हमारा सल्तनत एरिया में केवल मैं ही एक आदमी हूं जो प्रतिबिंब हूं डायरेक्ट ईश्वर का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर बलबन के दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो, बहुत इंपॉर्टेंट, एवं अमीर हसन रहते थे। बलबन के बाद इसके पौत्र कैकुबाद तथा इसके बाद इसके पुत्र शमसुद्दीन कैमूर्स गद्दी पर बैठा। कैमूर्स अबोध शासक था जिसने बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया, और ये सल्तनत का गुलाम वंश यहीं पे समाप्त हो जाता है, अर्थात बलबन के साथ ही ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक का जो वीडियो आप देख रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक इसे पहुंचाइए, और आज का क्लास यहीं तक, दैट्स इट।